सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है हेमंत और मैं श्री गंगानगर ज़िले से तहसील सूरतगढ़ से बिलोंग करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिर लर्निंग डिसऑर्डर्स। अगर हिंदी में बात करें तो अधिगम अक्षमता। अब जैसा कि हमने सबने सुना है कि नाम में सब कुछ रखा है, तो अधिगम अक्षमता का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ सीखने से रिलेटेड अगर डिसेबिलिटी है तो उसे हम कहते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है। तो देख लीजिए, अधिगम अक्षमता दो पदों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है अधिगम और दूसरा है अक्षमता। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, किसी भी चीज़ को सीख कर। और अगर साइकोलॉजी में हम बात करें अगर लर्निंग की, तो किसी भी चीज़ को अगर सीख कर अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाना क्या है, सीखना। तो सीखने में अगर किसी व्यक्ति में कमी है या सीखने की क्षमता का उस व्यक्ति में अभाव है तो वो क्या कहलाएगा, लर्निंग डिसेबल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये पढ़ते हैं हम क्रिक के अनुसार। अधिगम अक्षमता को वाक यानी कि स्पीच, भाषा लैंग्वेज, पठन यानी कि रीडिंग लेखन या राइटिंग, और अंक लेखन यानी कि अर्थमेटिक प्रक्रिया में से किसी एक या अधिक प्रक्रिया में मंदता। यानी कि जितने भी हैं राइटिंग है, रीडिंग है, ठीक है, स्पीच है, लैंग्वेज है, इन सब में अगर किसी बच्चे में जो है डिसेबिलिटी या फिर इन सब में सीखने की जो अक्षमता है अगर बच्चे में पाई जाती है बिना मंदता के यानी कि वो बच्चा मानसिक मंद नहीं है या फिर मेंटली रिटार्डेशन नहीं है, या हम ऐसे कहीं कि उसकी जो आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल व्यक्ति से कम है, या फिर रिटार्डेड है, बॉर्डर लाइन कैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है, बस उसमें डिसेबिलिटी है तो सीखने की, लर्निंग की, अर्थमेटिक्स में अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसके अनुसार, क्रिक के अनुसार यही है कि अगर किसी व्यक्ति में स्पीच, उसकी लैंग्वेज, उसमें अर्थमेटिक, राइटिंग, रीडिंग में अगर उस बच्चे को प्रॉब्लम है लेकिन वो मेंटल रिटार्डेड नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इसका कारण बताया जाता है क्रिक के अनुसार, इन्होंने जो कारण बताया वो मस्तिष्क की कार्य विरूपता में, यानी कि मस्तिष्क जो कार्य कर रहा है या फिर नर्वस सेल्स जो मैसेज भेज रही है आपके माइंड को, तो उसमें अगर कोई दिक्कत है तो इस कारण बच्चा इस डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसका नेचर और करेक्टर्स, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के करेक्टर्स क्या हैं और नेचर क्या है। अधिगम क्षमता आंतरिक होती है, यानी कि इंटरनल अगर हम बात करें तो इंटरनल ही है, क्योंकि ये नर्व सेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये स्थायी रूप है। अगर किसी व्यक्ति में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो पूरी उम्र तक हम मानते हैं कि वो उम्र रहती है। उसको उसके लेवल को कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि उसको संपूर्ण सही किया जा सकता है। ठीक है, इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती है। यानी कि व्यवहार अगर किसी बच्चे को अगर हम उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण अगर हम बार बार टोंट करते हैं, उसको पीटा जाता है, उसको दंड दिया जाता है, तो क्या करते हैं, इनकी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है, यह अन्य प्रकार के डिसेबिलिटी के साथ भी हो सकता है, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन के साथ भी हो सकता है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, तो सीपी के साथ भी हो सकता है, तो अन्य डिसेबिलिटी के साथ भी ये हो सकता है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। हम वैसे तो काफ़ी इसका क्लासीफाई अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग इनको क्लासीफाई किया है, लेकिन मेन जो हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो सबसे पहले है डिसलेक्सिया, फिर बात करते हैं डिसग्राफिया की, डिसकैल्कुलिया, डिसफ्रेसिया, डिसप्रेक्सिया और डिसऑर्थोग्राफिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया शब्द जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, डिस और लेक्सिस से, यानी कि इसका अर्थ है कठिन भाषा। इससे इस डिसेबिलिटी से अगर ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसमें क्या होगा, स्पीच की प्रॉब्लम होगी, यानी कि उसके बोलने में, उसकी रीडिंग में अगर हम बात करें तो मेनली हम अगर बात करते हैं तो उसके बच्चे की रीडिंग में जो है वो दिक्कत रहती है। ठीक है, यानी कि बच्चा या तो अक्षरों को उल्टा पढ़ता है,
ठीक है। जो एक जैसे दिखने वाले अक्षर हैं उनको उल्टा पढ़ना, यानी कि अगर बी लिखा है तो उसे डी पढ़ना, अगर जी ओ डी गोड लिखा है तो डी ओ जी डॉग पढ़ना, एस ए डब्ल्यू सा लिखा है तो उसे डब्ल्यू ए एस वॉज पढ़ना। तो इस प्रकार की जो करेक्टर्स हैं वो डिसलेक्सिया वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी है तो इनमें क्या होती है, रीडिंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चा आपको करेक्टर्स मैंने बता दिया कि उल्टा पढ़ता है, सही नहीं पढ़ता उसको। अब ये जो है किस कारण से होता है, हम इसकी बात करें अगर कि डिसलेक्सिया किस कारण है, तो नर्व सेल्स जो हमारे मैसेज माइंड तक पहुंचा रही है वो बिल्कुल सही से काम नहीं कर पाती है। वो माइंड तक कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिससे क्या है कि माइंड तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को नहीं पता चल रहा है कि ये क्या लिखा है और इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो बात करते हैं करेक्टर्स की, डिसलेक्सिया के करेक्टर्स, यानी कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। अगर किसी की हिंदी या इंग्लिश की वर्णमाला वो पढ़ता है बच्चा तो उसको सीखने में उसको कठिनाई आती है, एकाग्रता करने में कठिनाई, यानी कि उसको फोकस करने में कठिनाई आती है। पढ़ते इसमें स्वर वर्णों का लोप करना, यानी कि उसको नहीं पता कि मुझे ये पढ़ना है, या उसका छूट रहा है तो उसको नहीं पता चल रहा है। शब्दों को उल्टा या क्रम को इधर उधर करके पढ़ना, यानी कि उस बच्चे में दिक्कत है कि उसको नहीं पता चल रहा कि उसको कैसे पढ़ना है। वो शब्दों को उल्टा भी पढ़ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बी को डी पढ़ रहा है बच्चा, साग को वोज पढ़ रहा है, तो ठीक है, इसी समान वो पढ़ पा रहा है। और फिर कम स्मरण शक्ति, यानी कि याद करने की जो उसकी शक्ति है वो बहुत कम है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके उपचार की। डिसलेक्सिया जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो पूरी उम्र तक रहती है, बस इसको कम किया जा सकता है इसके लेवल को। तो डिसलेक्सिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इसको जितनी भी इससे रिलेटेड जो शिक्षण सामग्री होगी या मटेरियल होगा, या फिर हम स्पीच देके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच करवाएंगे तो उससे क्या है, डिसलेक्सिया की जो बीमारी है इसको कुछ हद तक सही किया जा सकता है। चलिए दूसरे पर चलते हैं, डिसग्राफिया। जैसे कि ग्राफ करने से या इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्राफ करने का अर्थ है किसी चीज़ को बनाना या लिखना। तो डिसग्राफिया किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है लिखने से या राइटिंग प्रॉब्लम से। तो डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति का लेखन प्रभावित होता है, यानी कि बच्चे की राइटिंग में दिक्कत है। ठीक है। तो इसमें राइटिंग के साथ साथ क्या होता है, थोड़ी थोड़ी स्पीच में भी प्रॉब्लम होती है बच्चे में। यानी कि आप देख सकते हैं पीपीटी में जो साइड में डायग्राम आ रहा है उसमें देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी से डिसग्राफिया का ये स्टूडेंट है जिसने इस प्रकार लिखा है, तो कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। इन बच्चों को इनके कैरेक्टर्स की बात अगर हम करें तो देखिए इनको नहीं पता कि कैसे लिखना है, शब्दों को कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, कितना गैप छोड़ना है, ऊपर लाइनिंग के ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, ये सब क्या है इन बच्चों को नहीं पता चलता। ये है डिसग्राफिया। तो इनके नाम से आप याद रखिए, डिसग्राफिया, ग्राफ करने का अर्थ है लिखने से संबंधित। इसके उपचार की बात करें तो अगर किसी बच्चे को राइटिंग प्रॉब्लम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को राइटिंग करवाएंगे जिससे कि उसकी राइटिंग में सुधार हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिसकैलकुलिया। अब कैलकुलेशन करने से या कैलकुलिया से आप अर्थ समझ सकते हैं, ये मैथ से रिलेटेड होगा, अर्थमेटिक से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो डिसकैलकुलिया का अर्थ है गणितीय कौशल अक्षमता, यानी कि मैथ की जितनी भी स्किल्स है उस बच्चे को अंक गणित से लेकर के या कि यानी कि नंबर से लेकर के अगर हम बात करें किसी फॉर्मूला लगाना, अगर किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है उस बच्चे को, या फिर उसको एक्सप्लेन करना है, आंसर निकालना है, या फिर कहीं प्रिंसिपल्स रखने हैं मैथ में, तो क्या है इस बच्चे को इसमें दिक्कत आती है। तो देखते हैं डिसकैलकुलिया वाले के कैरेक्टर्स। अंक गणित के चिन्हों को समझने में कठिनाई, यानी कि अर्थमेटिक के जितने भी साइंस होंगे उन बच्चों ये बच्चा जो है नहीं समझ पाएगा, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई जितने भी हैं अल्फा गामा सिग्मा बीटा जितने भी हैं बच्चा नहीं समझ पाएगा। ठीक है। अंक गणितीय प्रश्नों के शुद्ध परिणाम नहीं आएंगे, यानी कि बच्चे को जब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, उसको नंबर्स में प्रॉब्लम है, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे को जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है। छोटी छोटी अगर बच्चा छोटी छोटी कैलकुलेशन करता है, यानी कि 3+5 अगर बच्चे को करना है तो भी वो क्या करता है, उंगलियों का प्रयोग करेगा जैसे छोटे बच्चे करते हैं। अगर बच्चे को चेक
चेक बुक बनानी है, उसको चेक लिख के देना है किसी को, तो भी बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको नंबर्स में बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको ये नहीं पता कि मैंने कितने लाख लिखने हैं, कितने थाउजेंड लिखने हैं, तो वो नहीं लिख पाता है। ठीक है। अब नकद अगर किसी को कैश देना है, सॉरी, अगर किसी वो कहीं कैश देना चाहता है, कहीं पर बड़ी अमाउंट है कैश की, यानी कि 5,000 है, 2,000 है, ठीक है, तो बच्चा क्या है नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको इस बात में बहुत कन्फ्यूजन है कि ये कितने नंबर्स हैं, क्योंकि उसका जो नर्व सेल्स है या फिर ये जो है, तो इसमें बिल्कुल सही से जो प्रोसेसिंग हो रही है एक नॉर्मल व्यक्ति के अकॉर्डिंग वो नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो और जैसे कि हम एक नॉर्मल व्यक्ति टाइम टेबल बना लेता है अपना, या फिर अपनी डेली रूटीन के अनुसार उसका टाइम टेबल होता है, तो ये बच्चे जो है इनको समय की थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इस कारण ये बच्चे अपना टाइम टेबल भी नहीं बना पाते। तो इसका नाम से हम याद रखेंगे डिसकैलकुलिया क्या है। डिसकैलकुलिया है कैलकुलेशन से रिलेटेड, यानी कि अर्थमेटिक से रिलेटेड, एक बच्चे को मैथ में, नंबर्स में, फॉर्मूला लगाने में, ठीक है, तो इन सब में क्या है प्रॉब्लम रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पहले रीजन की बात करते हैं, सॉरी, हम रीजन और ट्रीटमेंट की बात करते हैं डिसकैलकुलिया की। अब तो सबसे पहले रीजन तो एक तो वही होगा कि जो नर्व सेल्स है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कारण बच्चे को माइंड तक संदेश नहीं जा पा रहा है। सेकंड हम बात करते हैं मस्तिष्क में कॉर्टेज नाम का एक लिक्विड है, लिक्विड जो उपस्थित रहता है, उसकी अब नॉर्मलिटी के कारण, यानी कि या तो वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है या फिर अपनी जो निश्चित उसकी ठीक है, जो आप समझ रहे हैं निश्चित तो उससे कम जो है वो सक्रिय है या फिर सक्रिय है। ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट की अब अगर बात करें तो बच्चे को स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि धीरे धीरे अधिक समय देंगे। ठीक है। एक ही जैसे मैथ पर हम अगर बच्चे को दे तो थोड़ा सा अधिक, अन्य से अधिक समय देंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं वास्तविक परिस्थितियों में संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी कि अगर बच्चे को हम कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो वास्तविक चीज हम ऐसे उसको देंगे कि वो अच्छे से देख कर समझ पाए। ठीक है। और टीचर द्वारा भी, टीचर भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि टीचर भी बताएगा कि नहीं, मैथ जो है इतनी भी कठिन नहीं है, हम कर सकते हैं। तो इसका भी रेनफोर्समेंट जो हम देते हैं उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं डिस्फेसिया की। डिस्फेसिया का अर्थ जो हम सिंपल सा लेते हैं, उसका मतलब है कि बच्चे को जो है उसकी स्पीच में प्रॉब्लम है, यानी कि अक्षमता जो है वो बच्चे की स्पीच में है या वाक में है। यानी कि बच्चे के माइंड में तो है कि वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन क्या है बच्चा बोल नहीं पाता है, उसकी स्पीच में प्रॉब्लम है, तो उसकी स्पीच मैकेनिज्म जो है उसमें प्रॉब्लम है। अब इसमें डिस्फेसिया में अगर हम बात करें तो इसके लिए हम स्पीच मैकेनिज्म पढ़ते हैं। स्पीच जितनी भी स्पीच की ये मसल्स हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि दिक्कत किस चीज़ में है। कुछ कारण क्या होता है कि मस्तिष्क में चोट के कारण ये हो सकता है कि बच्चे का जो स्पीच है वो सही नहीं चल पा रही है, या फिर जो स्पीच की जो जितनी भी मसल्स है कुछ बार वो भी सही कार्य नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या है बच्चे की स्पीच में जो है वो कठिनाई आती है। ठीक है। तो डिस्फेसिया से हम याद करेंगे कि इसका जो है डिस्फेसिया का अर्थ है बच्चे की स्पीच में प्रॉब्लम। तो इसके लिए मुख्य रूप से हम मस्तिष्क की क्षति या डैमेज या डिसेबिलिटी का जो है, माइंड की डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे में है तो उसके हम बात करते हैं कि डिस्फेसिया या उसको स्पीच से संबंधित प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेके देखें तो ऑटिज्म अगर ऑटिज्म बच्चा है, या फिर मेंटल रिटार्डेड या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबल अगर कोई बच्चा है, सीपी बच्चा है, तो क्या कहते हैं उनकी ब्रेन में डैमेज होने के कारण उनकी जो है स्पीच में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया की। डिस्प्रेक्स करना यानी कि किसी अपने खुद को एक्सप्रेस करना, यानी कि जैसे हम बात करते हैं किसी कवि की या फिर चित्रकार की, किसी पेंटर की, जो क्या है इमेजिनेशन करके बना सकता है कुछ भी चीज़। लेकिन डिस्प्रेक्सिया से संबंधित अगर हम बात करें, अगर इससे रिलेटेड कोई बच्चा है या व्यक्ति है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो इमेजिनेशन नहीं कर पाता है, यानी कि ये मेन जो रिलेटेड है वो डायग्राम से हम रिलेटेड करते हैं कि बच्चा इसमें क्या है डायग्राम नहीं बना पाता है। ठीक है। तो अगर हम देख के बोलें किसी को कि सामने ये चीज़ पड़ी है, इसका डायग्राम अपनी कॉपी में या नोटबुक में कहीं बनाइए, तो बच्चा वो भी नहीं बना पाता है।
ठीक है। या तो फिर सोचने की, तो जिसे हम अमूर्त चिंतन या बुद्धि कहते हैं, तो उसकी बात बहुत दूर है डिस्प्रेक्सिया वाले व्यक्तियों में। तो ये मेन हम बात करते हैं, डिस्प्रेक्सिया जो है वो चित्रांकन से संबंधित है, यानी कि बच्चे को पेंटिंग करने में जो है वो प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे को लिखने में, क्योंकि पेंटिंग के साथ साथ बच्चे को लिखने में भी दिक्कत होती है। ठीक है। अब देखिए वोकेबलरी, अगर हम इसका निचोड़ जिसे कह सकते हैं, कि अगर हम बात करें कि इस चैप्टर का निचोड़ क्या है, तो देखिए छोटे छोटे मैंने कंडीशन लिखी है और सामने डिसेबिलिटी या डिजीज का नाम लिखा है। तो कंडीशन है डिसलेक्सिया। जैसे कि आप सभी को पता है, डिसलेक्सिया का अर्थ है बच्चे को पढ़ने से या रीडिंग जो है उसमें प्रॉब्लम है। फिर बात करते हैं डिसग्राफिया की। डिसग्राफिया ग्राफ करने से है या किसी चीज़ को लिखने से है, तो इसमें क्या है, राइटिंग प्रॉब्लम है बच्चे को। फिर हम बात करते हैं डिसकैलकुलिया की। डिसकैलकुलिया में क्या है, कैलकुलेशन से या अर्थमेटिक से जो है बच्चे को प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं डिस्फेसिया की। डिस्फेसिया में क्या था, बच्चे को स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया की। डिस्प्रेक्सिया में क्या है, बच्चे को लेखन, राइटिंग और उसको डायग्राम या चित्रांकन करने में, पेंटिंग करने में जो है वो दिक्कत है। एक आता है डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया में कुछ ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन हम इतना याद रख सकते हैं कि डिसऑर्थोग्राफिया जो है वो वर्तनी संबंधी यानी कि कम्युनिकेशन संबंधी विकार है। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज दोनों प्रभावित होते हैं। बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने विचारों को, सामने वाले को बता नहीं पाता है कि वो क्या बोलना चाहता है, क्या वो फील कर रहा है। ठीक है। तो डिसऑर्थोग्राफिया में ये होता है।